कि मेजोरिटी मुसलमान जो थे भारत के वो पाकिस्तान चाहते थे। जिस तबके की वजह से भारत का विभाजन हुआ, कांग्रेस ने माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया है, कांग्रेस ने कट्टरवाद को बढ़ाया। कांग्रेस से प्रश्न है कि रेडिकल मौलवीज को एनकरेज करो, वोट लो, देश का जो होना हो। दिस इज बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। अम्बेडकर के नाम से वोट्स आते हैं कि सावरकर इज द फादर ऑफ इंटेलेक्चुअल हिंदुत्व। The Wahhabism versus the Sufism. जो मदरसा वाला क्राउड है देवबंद वाला, वो तो रेडिकलाइज हो चुका है। जो एक राष्ट्रवाद का मूवमेंट चला रहे हैं उनकी भी गलती है, उन्होंने रोल मॉडल खड़े नहीं किए मुसलमान। Uday Mahorkar sir, thank you so much for joining us on the pamphlet podcast पे. थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आपने अभी एक किताब पब्लिश की है विच इज़ आपके कंपाइलेशन है आपके आर्टिकल्स की ओवर द इयर्स, नेशन फर्स्ट करके। मुझे उस पर थोड़ी उसका नाम है माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, रीडिफाइनिंग अनअवेयर्ड नेशनलिज्म, मेरी राष्ट्रीय प्रथम की कल्पना, बिन शर्ती राष्ट्रवाद को परिभाषित करना। जी सर, उसी पर बात करनी है। इनफैक्ट आपने आपके बुक में मैंने देखा कि 2 मेजर कंपोनेंट्स है, एक है सावरकर का हिंदुत्व और दूसरा है द एंड द मुस्लिम अपीसमेंट, और दूसरा एग्जैक्टली द सेम। सो एसेंशियली आप जब कहते हैं कि वीर सावरकर वाज एन हिंदू, मिसअंडरस्टूड हिंदुत्व, तो आप क्यों ऐसा कहते हैं? व्हाई डू यू से दैट? The, I think, biggest ground for me to say that is the Hindu manifesto of Savarkar, which he owned till the day he died. He did not disown that manifesto, which he had founded in 1930s. In that he says कि स्वतंत्र भारत में सभी धर्म और सभी जातियों को समान अधिकार होगा। एक कदम और आगे जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों और क्रिश्चियनों की पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और इंश्योर करेगी अपनी पूजा अपनी तरीके से कर पाए। लेकिन थर्ड पॉइंट पे वार्निंग देते हैं, नेशन विद नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म, विच हैज बीन द स्टोरी ऑफ भारत इन द फर्स्ट 60 years। मुसलमानों के कहने पे भारत का विभाजन हुआ, भारत के मुसलमान के कहने पे। करेक्ट। यूपी बिहार का जो क्राउड है Right. वो मेन था उसमें, जिन्ना के सपोर्ट में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज द क्रेडल ऑफ द टू पाकिस्तान नेशन, करेक्ट, पाकिस्तान मूवमेंट। जिन्ना ने कहा है कि AMU इज द आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान, ये जिन्ना ने खुद ने कहा। तो उनके लिए एक मुस्लिम स्टेट था नया, हमारे लिए तो मातृभूमि का विभाजन था। उसके बाद में गांधी जी के दुर्भाग्यपूर्ण हत्या का लाभ उठा के कांग्रेस को ऐसी पूर्व मुस्लिम पॉलिसी देश पे क्यों थोपनी चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल क्यों नहीं आना चाहिए था? तो वीर सावरकर, क्या आप शब्दों पे मत जाइए, वीर सावरकर बोलने में कठोर व्यक्ति थे, पर पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है उनका? करेक्ट। तो वीर सावरकर की जो लड़ाई थी, इट वॉज फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। और जहां जहां भी मुसलमानों ने जेन्युइन गेस्चर्स बताए यूनिटी के, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया। 1930 या 39 या 1941 के अंदर लखनऊ के मुसलमानों ने, एक तबके ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा। सावरकर ने क्या किया? सावरकर ने उसको पब्लिकली वेलकम किया और उस जो तबका था मुसलमानों का, उसके नेता को लेटर लिखा, पत्र लिखा कि अगर इस टाइप के अगर गेस्चर्स आते रहे मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से, हिंदू मुस्लिम एकता संभव है। राइट। और साथ में एक बाहेदारी दी कि आजकल जब जुलूस निकलता है मस्जिद के पास से तो खूब दंगे होते हैं। मैं इंश्योर करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा कि हिंदू जानबूझ के मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए ऐसे जुलूस मस्जिद के पास से न निकाले। जेन्युइन इनका वो था। 1938 में सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में लाहौर गए। वहां पे पत्रकारों ने पूछा उनसे कि आप और जिन्ना धर्म के आधार पे भारत को तोड़ने पे क्यों तुले हुए हो? सावरकर ने कहा आपका प्रश्न ही गलत है। मैं और जिन्ना एक ही पर वाले पक्षी नहीं है। जिन्ना हिंदू हकों को हनन करके ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों की रिहाई चाहते हैं, जबकि मैं समान अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। राइट सर, पर आपने ये भी कहा, सो सावरकर अपने ही वॉज वेरी क्लियर कि मुस्लिम अपीजमेंट इज गोइंग टू बी हार्मफुल, आगे जाके वो देश को करेक्ट, हमने देखा है वो दूरंदेशी कहे या जो भी कहे कि वीसी की उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वो आज ऐसा हो रहा है।
लेकिन आज हम कहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे बिटवीन माइनॉरिटी राइट्स एंड मुस्लिम अपीसमेंट, बिकॉज ये बहुत ग्रे जोन है, थोड़ा वेरी टाइट रोप वॉक है, कहाँ वो लाइन ड्रॉ कर पाएंगे हम? ड्रॉ तो क्या, मेरे ख्याल से देर शुड नॉट बी एनी यू नो फेवरेबल ट्रीटमेंट टू एनी ग्रुप इन दिस कंट्री, यू नो। करेक्ट, लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। लॉज आर देयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स राइट, ऑफ माइनॉरिटीज Right. और एनी सिटीजन। करेक्ट, वो लॉ अपना इट शुड टेक इट्स ओन कोर्स, अथॉरिटी शुड एंश्योर दैट लॉ इज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। वरना स्पेशल हक देने की कोई बात ही नहीं, मुसलमानों को क्यों देना चाहिए भाई? जिस तबके के वजह से भारत का विभाजन हुआ, उनको मेरे हिसाब से, मेरे कठोर शब्दों में कहूँ तो उनको जो हक का है वो पूरा मिलना चाहिए। हक के बियर के 1 इंच भी ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। करेक्ट। अगेन फिर आप वही 1945 की वोटिंग पैटर्न देखिए। आप 1945 का जो इलेक्शन था वो द लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन बिफोर भारत इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, उसमें वोटिंग कम हुआ था, जागृति कम थी लोगों में। हिंदुओं का वोटिंग था 25% और मुसलमानों का था 20%। करेक्ट। 20% में से करीब करीब 87%, 87% ने वोटिंग किया था मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग के लिए। अच्छा, अब ये आई एम वेरी फेयर कि अगर 100% वोट करते तो भी ये परसेंटेज 87 रहता, ऐसा मैं कह रही नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें एक स्पष्ट निर्देश है कि मेजोरिटी मुसलमान जो थे भारत के, वो पाकिस्तान चाहते थे। वो 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। और समय बड़ा संकेत इसका ये है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो खैबर पख्तूनवा कहते हैं आज पाकिस्तान के अंदर, दैट प्रोविंस वोटेड फॉर कांग्रेस इन द 1945 इलेक्शन। राइट, राइट। एंड बादशाह खान ने यही कहा ना जब पार्टीशन हुआ कि गांधी और नेहरू ने उनसे बहुत बड़ा धोखा किया है। अब बीच में पाकिस्तान पंजाब आ गया है, अब वी हैव नो चॉइस, वी हैव टू बी विथ पाकिस्तान। राइट, 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 राइट। आप समझे? राइट। तो मुसलमानों को याद दिलाना पड़ेगा अपने को। मेजोरिटी वो जो ये कहते हैं मुसलमान कि हम तो यहाँ पे हमारे हक से रह गए, हमारी इच्छा से रह गए, बाकी हम पाकिस्तान चले जाते, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मेजोरिटी मुसलमान चाहते थे पाकिस्तान और रह गए भारत में। अब बोलो पाकिस्तान का 1955 में कौन था प्राइम मिनिस्टर? मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, ही वॉज फ्रॉम अहमदाबाद। तो को मालूम ही नहीं ये बात, 5-7 महीने रहे। तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर था 1955 के अंदर, ही वॉज फ्रॉम अहमदाबाद, जमालपुर एरिया ऑफ अहमदाबाद। नॉट सरप्राइजिंग, जमाल। दूसरा, एक चिमन मेहता करके एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, चिमन मेहता। बाद में वो जनता पार्टी में आ गए थे, इनिशियली वो कम्युनिस्ट थे। एक चिमन भाई में वो 90s में मुझे कहा एक बार, मैं उनको मिलने जाता था, इंटेलेक्चुअली काफ़ी साउंड आदमी थे। उनको मैं 90s में मिलने गया, मैंने कहा कि माहौरकर एक बात जानते हो आप, ये जितने भी कांग्रेस के नेता अभी है गुजरात कांग्रेस के अंदर, मुसलमान नेता जो है गुजरात कांग्रेस के अंदर, हाँ, वो सब उनके सबके फादर मुस्लिम लीग में थे, आप चेक करो। राइट, 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 राइट। उनका नाम था इब्राहिम हुसैन चुंदरीकर। ओके, ओके। जमालपुर के जो थे, हाँ, प्राइम मिनिस्टर 6-7-8 महीने के लिए रहे थे वो। गुजराती इज मेकिंग देयर नेम फेमस एवरीवेयर। हाँ, तो कहने का मतलब कि मुसलमानों को ये बात याद दिलानी पड़ेगी। देखिए, देयर कैन नॉट बी रिलीजियस रिकंसिलिएशन विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अभी मेरी जो किताब है वीर सावरकर वाली, मेरी और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित की, वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, उसका उर्दू ट्रांसलेशन का विमोचन हुआ अर्जुन राम जी मेघवाल द्वारा, और जो जामिया मिलिया के वाइस चांसलर हैं उनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में। करीबन 300-350 मुसलमान आए थे उस दिन, और मेरे ख्याल से उस दिन जो मैंने स्पीच डिलीवर किया, इट वॉज द फर्स्ट डायरेक्ट डायलॉग विद मुस्लिम्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। कोई डायरेक्ट डायलॉग मुसलमान से नहीं किया सर। मैंने उनसे कहा, मैं देखो भाई, आप सावरकर से नफरत करते हो, सावरकर का ये मैनिफेस्टो था। हाँ, जब राइट्स हुए और हिंदू औरतों पे अत्याचार हुआ पंजाब में और बंगाल में, उस टाइम पे वीर सावरकर ने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें मुसलमान औरतों के बारे में की थी, मुसलमानों के बारे में, है ना, जिससे मैं एग्रीमेंट में नहीं हूँ, लेकिन वो एक आवेश में आके की थी। करेक्ट। उनका मैनिफेस्टो क्या है? उनका जो पॉलिसी स्टेटमेंट ये है कि स्वतंत्र भारत में सभी धर्म, सभी जातियों को समान अधिकार होना चाहिए।
फिर मैंने उनसे कहा, पूरा क्राउड से कम 60-70 औरतें तो बुरखा पहन के आई थी उसमें, समझा। मैंने उनसे कहा देखो भाई, गलती हमारे से भी होगी, दो ऐसा नहीं है, समझे ना। हमारे लोग जो दिन रात पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कंडेम करते थे, उनको भी मैं ठीक नहीं मानता। हालांकि जो बीती है हिंदुओं पे, समझे ना आप, उसको लेके एक वो रिएक्शन है, लेकिन थोड़ा वो रिएक्शन। आपकी गलती बड़ी बड़ी है, हम दोनों करेंगे, पर आपको ज्यादा करना है। करेक्ट अग्री। और मैं टू माई सरप्राइज, जो स्टेज पे काफी मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए थे, इतने डरे हुए थे वो लोग, मैं उनको ऐसा देख रहा था तो उनको लगता था कि मैं कोई उल्टा सीधा नहीं बोल दूं। मैंने उनको, मुसलमान को जो कहना था सब कह दिया जो आए थे वहाँ पे, और मैं प्रोग्राम निपटा। उसके बाद कोई ने मेरे को क्वेश्चन नहीं किया। मुस्लिम चैनल वाले आए थे, उन्होंने भी मुझे उल्टा सीधे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, समझा, क्योंकि मैंने उनको हकीकत बताई। तो आपको डायरेक्ट डायलॉग करना पड़ेगा। बोथ द कम्युनिटीज हैव टू कम टू अ मिडिल ग्राउंड। हाँ, करेक्ट, उसको डायरेक्ट डायलॉग करना है। देखो एक बात, कांग्रेस की वजह से देयर इज बीन अ बर्जियोनिंग रेडिकल मूवमेंट इन दिस कंट्री, रेडिकल वहाबिज्म जिसको बोलते हैं, देवबंद से प्रेरित। राइट, आई एम कमिंग टू दैट। करेक्ट। तो वो तो मामला बिगड़ चुका है, क्योंकि जब हमारा 1947 के अंदर जब भारत का पार्टीशन हुआ, उस टाइम पे जो वहाबिज थे वो रिप्रेजेंटेड बाय देवबंद, तबलीग जमात एंड अहले हदीस इन दिस कंट्री और इन साउथ एशिया। उनकी संख्या 15% से ज़्यादा नहीं थी, आज वो 40-50% पे, बिकॉज ऑफ द पैटर्नेज ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस ने माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया है, कांग्रेस ने कट्टरवाद को बढ़ाया है। करेक्ट। आप समझे, राइट। कांग्रेस का जो रोल है कि हमारे प्रोटेक्शन का ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने उनको अंधेरे में रखा है, उनको रेडिकल इस्लाम की तरफ ले गए हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। जैसे आज पॉलिटिक्स करते हैं टिप्पू सुल्तान के ऊपर, तो टिप्पू सुल्तान की जो एट्रोसिटीज हैं इन द फर्स्ट फेज ऑफ हिज रूल, दे आर वेरी वेल नोन, कोई छुपाने जैसा है ही नहीं उसके अंदर। लास्ट स्टेज के अंदर टिप्पू सुल्तान, जो लास्ट फेज है उसका लाइफ का, उस टाइम पे ही गॉट वेरी फियरफुल, बिकॉज मराठाज, हैदराबाद स्टेट, निजाम and British got together against him. So he wanted support of the Hindu masses. That time he started wooing Hindu masses in the last phase of his career. But that was not genuine. Not out of love or respect for genuine Hinduism. conversion like Akbar. Right. Akbar was a genuine convert. Okay. ये तो he was driven by his needs basically. Sir, लेकिन ये अब उसको कांग्रेस उनको लाइनेज कर रही है उसको, ये क्या तरीका है? अच्छा, कांग्रेस में भी, कांग्रेस में मेरा कांग्रेस से प्रश्न है, आप ऐसे ही स्टैंड महावीर चक्र ब्रिगेडियर उस्मान के लिए क्यों नहीं लेते हो? आप यही स्टैंड हवालदार अमित के लिए क्यों नहीं लेते हो? अब ये स्टैंड आपने अबुल कलाम आज़ाद के लिए क्यों नहीं लिया? अब्दुल कलाम के लिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिए। उनको तो सरकारी मुसलमान कह देते हैं, समझा? तो आपका मतलब ये है कि रेडिकल मौलवीज को एनकरेज करो, वोट लो, देश का जो होना हो। एक तरीके से पाकिस्तान का एजेंडा है ये, समझो आप, मेरे हिसाब से आज की तारीख में। राइट सर, एक्सटेंडेड सर, लेकिन स्पीकिंग अबाउट ये जो मुसलमानों पर जो कमेंट्स हैं, सो सावरकर की जो कुछ कमेंट्स हैं, इंस्टेड इनफैक्ट उनसे ज़्यादा आपने भी लिखा है, हमने भी पढ़ा हुआ है कि डॉक्टर B.R. आम्बेडकर वाज फार मोर इन द फेस व्हेन इट कम्स टू कॉलिंग आउट इस्लाम, ही वाज फार मोर हार्श, करेक्ट। बट जब आज बात आती है तो एक तो जय भीम जय मीम वो निकलता है कि देयर इज मुस्लिम, ये तो बिल्कुल इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की ये पराकाष्ठा है सर। बट ऐसे क्यों है? चंद्रशेखर रावण है, ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहाँ मुस्लिम हैज कमिटेड एट्रोसिटी ऑन ए दलित, इवन विमेन, दलित विमेन, एंड ही इज नॉट सपोर्टिंग देम। ऐसे कई किस्से हैं, जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज मुस्लिम वोट बैंक। सर, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि फिर सावरकर इज विलिफाइड, उनको इतना बदनाम किया गया, एंड आम्बेडकर विथ इवन हार्शर व्यूज ऑन मुस्लिम, ऑन इस्लाम, उनको इतना वो नहीं किया गया है, उनको काउंटर भी नहीं किया जाता है, या मतलब इट्स वेरी, द कॉन्ट्रास्ट इज वेरी जारिंग। कारण ये कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। अम्बेडकर के नाम से वोट्स आते, सावरकर के नाम से वोट्स नहीं आएंगे। तो सावरकर को इसके लिए विलीफाई करते हैं लोग कि सावरकर इज द फादर ऑफ इंटेलेक्चुअल हिंदुत्व। समझे आप? देखिए, जो पैन इस्लामिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं,
ये लंबा सोचते हैं, 100 साल 200 साल 300 साल ऐसा सोचते हैं स्ट्रेटेजी के रूप में, समझा। तो इनको मालूम है कि अगर वीर सावरकर का विचार फैल गया, वीर सावरकर हमारी जो किताब है, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ये सिद्ध करती थी कि वीर सावरकर इज द फादर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। जो भी प्रॉब्लम भारत में आए नेशनल सिक्योरिटी को लेके गए 77 साल में, सबकी भविष्यवाणी सावरकर ने कर दी थी। वो इंटरनल प्रॉब्लम्स हो हमारे, वो आसाम हो, वो चाइना हो, वो पाकिस्तान हो, सबकी, कश्मीर हो, सबकी भविष्यवाणी करते वीर सावरकर, समझा। वीर सावरकर इज द फादर ऑफ इंटेलेक्चुअल हिंदुत्व एंड फादर ऑफ अनदर नेशनलिज्म, समझा। तो वीर सावरकर का विचार अगर नई जनरेशन में फैलता है, अच्छा, वीर सावरकर का जो पॉलिसी स्टेटमेंट है मुसलमानों के, वो भी काफ़ी बैलेंस्ड है एकदम, समझा। तो वीर सावरकर का विचार अगर फैलता है, इनको ऐसा लगता है कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी, देन वी विल हैव नो टेकर्स। जैसे उस दिन मैंने मुसलमानों से बात की, दे वर सरप्राइज्ड कि वीर सावरकर ने हिंदू मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि आज़ाद भारत के अंदर सभी धर्मों के लिए समान अधिकार होगा। वो मुसलमानों को प्रोटेक्शन भी दिया है। quite a few of them were surprised on that day जब मेरी उर्दू बुक का लॉन्च हुआ दिल्ली में। हाँ जी सर, थॉट्स एंड आइडिया से ही आपने, अभी हमने डिस्कस भी किया, द वहाबिज्म वर्सेस द सूफीज्म, वहाबिज्म एंड अल्ट्रा वहाबिज्म आपने अपने बुक में भी आपने मेंशन किया है। हाउ सुन्नी मुस्लिम सेक्ट में ही दोनों चीज़ें आती हैं, वन इज सॉफ्टर, वन इज जो सूफीज्म है, जो दरगाह पे भी जाते हैं एंड ये लोग डायरेक्ट डायलिंग में बात विश्वास करते हैं। सो हाउ डू यू एज अ नॉर्मल, एज समवन, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पे पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आप जैसे देखेंगे कि कन्वर्जेशन, डायलॉग का कोई स्कोप नहीं रहता है, आइदर यू आर फॉर और यू आर अगेंस्ट, आइदर यू, वो तो गलत, मतलब वो बहुत गलत वो हो इट इज नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट। सो ये हम लोगों को नॉर्मली, हाउ डू वी गेट नॉर्मल पीपल टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर? ये जो डायलॉग की आपने बात कर रहे हैं, वो कैसे हो इसमें सकता है? कैरेक्टर है अ वे आउट ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम, मेरी किताब के अंदर, उसके अंदर मैंने एक रोड मैप बताया है। देखो, पार्शियली सॉल्व हो सकता है हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम, फुल्ली नहीं हो सकता, करेक्ट, क्योंकि जो मदरसा वाला क्राउड है देवबंद वाला, वो तो रेडिकलाइज हो चुका है, उनको वापस लाना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा मेरा मानना है। पर जो मदरसे में नहीं गया है, मौलियों के गिरफ्त में नहीं है, उनको आप अभी भी एक मिडिल ग्राउंड में ला सकते हो, आप समझिए। लेकिन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस ने बहुत बड़ी कूच की भारत, आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो हीरो है वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, वो लोदी नहीं है, वो तुगलक नहीं है, वो औरंगजेब नहीं है। आपका हीरो है तो अकबर आपका हीरो हो सकता है मध्यकाल के अंदर, बहादुर शाह जफर आपके हीरो हो सकते हैं, एक जैनुल अबिदीन हो गए कश्मीर के सुल्तान, 1420 से लेकर 1470, 50 साल राज किया था जैनुल अबिदीन ने। वो आपका बहुत लिबरल था, वो वॉज मोर लिबरल देन अकबर ऑल्सो। जैनुल अबिदीन आपका हीरो हो सकता है। मॉडर्न काल के अंदर तो हीरो है ही, महावीर चक्र ब्रिगेडियर उस्मान हीरो हो सकते हैं। स्टोरी महावीर चक्र ब्रिगेडियर उस्मान के ऊपर, तो इसमें तो मेरे ख्याल से जो एक राष्ट्रवाद का मूवमेंट चला रहे हैं उनकी भी गलती है, उन्होंने रोल मॉडल खड़े नहीं किए मुसलमानों के लिए। आज ब्रिगेडियर उस्मान का जो एग्जाम्पल है वो कितना इंस्पायरिंग है कि ही वॉज ए कर्नल व्हेन द पार्टीशन वाज हैपनिंग। तो उनको जिन्होंने ऑफर दी कि ज्वाइन पाकिस्तानी आर्मी एंड आई विल सी दैट यू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन द लास्ट डे, वो नहीं गए। फिर जब 1948 का जो पाकिस्तान अटैक स्टार्ट हुआ प्रॉक्सी थ्रू ट्राइबल्स कश्मीर के अंदर, उसके अंदर उनको नौशेरा प्रॉमिस दिया गया, ये बिकम ए ब्रिगेडियर, करेक्ट, बाय दैट टाइम। तो इनिशियली इन द फर्स्ट फ्यू डेज ओनली ही लॉस्ट नौशेरा इन जंगार प्रोविंस टू पाकिस्तान। देन ही टुक ए वॉव कि आई विल स्लीप ऑन फ्लोर ऑन ए मैट, मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा, एक मैट पे सोऊंगा, गद्दी पे नहीं सोऊंगा। कब तक? जब तक मैं वापस जीत नहीं लेता हूँ इसको। 3 महीने के बाद उन्होंने नौशेरा और जंगार जीत लिया, लेकिन उनको वीरगति को प्राप्त होना। अब कितना इंस्पायरिंग एग्जाम्पल। मैं तो उनकी जो जामिया मिलिया में उनकी जो कब्र है, उसमें मैं 2 बार जाके आया हूँ। मेरी इच्छा होती है कि ऐसे लोगों को हम करेक्ट रिस्पेक्ट पे करें। सर, आई जस्ट इंटरप्ट वंस, बट आई आस्क यू टू प्लीज एक्सप्लेन कि अकबर कैसे लिबरल थे, क्योंकि हम सब मुगल एम्परर्स को एक ही ब्रश से पेंट करते हैं, वो तो बिल्कुल गलत, तो वो हो जाता है। बट अकबर को आप क्यों एक लिबरल आइकन बोलना ही पड़ेगा। हाँ, देखिए, अकबर इनिशियली कट्टरवादी था, और चित्तौड़ का जो मैसेकर हुआ
30,000 हिंदुओं को मारा गया है, उसके लिए इसको रिस्पॉन्सिबल गिना जाता है और उसके करियर पे ब्लॉट है। पर ये कब हुआ? फरवरी 1568 में हुआ। 1568 फरवरी। उनका रिफॉर्म प्रोसेस स्टार्ट होता है 1570 से। हीर विजय जी जो संत हो गए, बेटा से गुजरात के थे वो, जैन, उनसे पहला जो उनका वार्तालाप होता है और बाद में अकबर का माइंड चेंज होना शुरू होता है। देन तो ही हैज डायलॉग्स विद वेरियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग दिस गोस्वामीज ऑफ मथुरा, वल्लभाचार्य के जो अनुयायी है, उनके डिस्टेंडेंट्स उनके साथ। एंड विद इन 2 years ही इज ए कंप्लीट कन्वर्ट टू मॉडरेट इस्लाम। देन a very radical Maulvi called Sheikh Ahmad Sirindi, he challenges him कि भाई अगर आप अकबर ने इसको नाम दिया था सुलह कूल, पीस बिटवीन रिलीजियंस। सुलह कूल की पॉलिसी का विरोध किया शेख अहमद सिरिंदी ने। अकबर ने इसको जेल में डाल दिया और शेख अहमद सिरिंदी को माफी मांगनी पड़ी जेल से बाहर आने के लिए। और बाद में उसे अल ताकिया शुरू किया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्टरफ्यूज। उसने सीक्रेट प्रचार शुरू किया कि जो जहां बना जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब्दुल रहीम खाना है जिनकी यहाँ पे कब्र है, यहाँ पे फ्लाईओवर के पास, निजामुद्दीन के पास, निजामुद्दीन, हाँ। उनके पास भी अकेले में गए थे वो, ये अपने शेख अहमद सिरिंदी, बराबर। तो आज जो तबलीग जमात की मदरसा है या देवबंद की है, वहाँ अकबर इज ए विलन, शेख अहमद सिरिंदी इज ए हीरो। समझा? तो अकबर, देखिए, आपको मुसलमानों को अगर जोड़ के रखना है तो आपको उनके रोल मॉडल्स, देखिए मिडिवल पीरियड में रोल मॉडल वैसे ही कम है। पूरे सल्तनत पीरियड में एक भी सुल्तान सहिष्णु नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके लोधी तक। समझा? तो वैसे ही बहुत कम है जिनको आप सहिष्णु कह सकते हैं। अब उनको भी डिस्टर्ब कर दोगे तो फिर आप जो बच्चे हैं उनके, मुसलमानों के, उनको आपको अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको आपको उनसे रोल मॉडल देने पड़ेंगे। हतीम खान सूर को आप बना सकते हो, राइट, फिर शिवाजी के साथ कुछ मुसलमान रहे उनको आप हीरो बना सकते हो, पर आपको उनको प्ले अप करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आलमगीर, औरंगजेब, वो इतने ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं कि टू ब्रिंग इन द न्यू इसके सेट लिए ऑफ। कांग्रेस ने एनकरेज किया ना इसको, और संघ परिवार ने इसको टैकल नहीं कर पाए। संघ परिवार को काउंटर देना चाहिए ना। अब तो अकबर को विलेनाइज कर रहे हो आप, ये बोल रहे हो कि अकबर, उसमें भी कितने सारे अलग अलग नैरेटिव हैं अकबर के बारे में। राइट, अच्छा, अकबर के कैरेक्टर के बारे में काफी कई चीज कही जाती है। इट इज नॉट अबाउट इस कैरेक्टर का एक मुद्दा अलग है अकबर का, स्त्री लंपट था या जो भी था, लेकिन उसने जिजिया टैक्स विड्रॉ किया, मंदिर तोड़ने पे रोक लगाई, सल्तनत काल के अंदर हिंदू औरतों को उठा ले जाते थे, एबडक्ट कर देते थे, उस पर रोक लगाई। जो पर्यूषण होता है जैन, जो द होली मंथ ऑफ जेल्स, उसके अंदर गौहत्या पे उसने बैन किया उसको। तो कह रहे मेरे ये लोग, आपको 100 में से अकबर को 50-60 मार्क तो देने पड़ेंगे, चलिए मैं 70 दो, आपको 60-70 मार्क देने पड़ेंगे। तो गलत नैरेटिव है बिल्कुल ही। राइट, नेशनल सिक्योरिटी वाला नैरेटिव नहीं है ये, पॉलिटिकल नैरेटिव। करेक्ट, नेशनल सिक्योरिटी, ये पूरा मुसलमान का मुद्दा है रिलेटेड टू भारत नेशनल सिक्योरिटी। जितने रेडिकलाइज होंगे मुसलमान, उतना ही आपका प्रॉब्लम बढ़ने वाला है आगे जाके। करेक्ट, करेक्ट, तो कब नहीं है संख्या, करेक्ट, 20 करोड़ के ऊपर है। हाँ, 25-30 करोड़, करेक्ट। सर, और बड़ा तबका रेडिकलाइज हो चुका है, तो आपको तो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। जो मोस्ट रेडिकल है उसे लड़ना पड़ेगा, लेस रेडिकल को साम दाम दंड भेद से कंट्रोल पर रखे, उनके लिए द्वार खुला रखना पड़ेगा इसका मेन स्ट्रीम का। और जो रेडिकल नहीं उनको साथ में लेना पड़ेगा। अभी मेरे एक दोस्त थे, रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर है, राहत जफर नाम है उनका। मैं उनकी ग्रैंड सन की बर्थडे में गया। उनकी जो डॉटर है, शी इज ए फोटोग्राफर, ही कम्स फ्रॉम ए देवबंदी फैमिली। खुद तो काफी वो अलग टाइप का रहते, लेकिन है देवबंदी फैमिली में। तो उनकी ग्रैंड सन की बर्थडे में गया, 4-5 साल हो गए उस बात में गया। तो वहाँ पे सब जो लेडीज थी एकदम डिग्निफाइड ड्रेस थी, लेकिन मॉडर्न ड्रेस में घूम रही थी सब। मैं क्या मुसलमानों की स्टडी करता रहता हूँ, और मुझे कोई ऐसा चीज मिलता है तो मैं अपने आप व्यू को रिफॉर्म भी कर देता हूँ उसमें, समझे ना। दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, करेक्ट, हाँ, दैट्स हाउ इट शुड बी, करेक्ट। तो एक लेडी थी, जीन्स पहना था उसने, उसका टॉप भी ठीक ठाक था, लेकिन मॉडर्न थी। मैंने पूछा, मैंने बोला राहत ये कौन है ये लेडी? बोले मेरे भाई की साली है। तो एस्पायरिंग क्लास जो है वो मुसलमान के अंदर भी है। आपको सब ये समझना पड़ेगा। मुस्लिम प्रॉब्लम प्ले विथ इट फॉर पॉलिटिकल पर्पस, वो तो पूरा नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध में है, समझो। एंड जो अल्ट्रा राइट विंगर्स हैं, जो कांग्रेस ने किया है, वो तो अनपार्डनेबल है। जिससे मुस्लिम प्रो मुस्लिम
थोप मारी पॉलिसीज देश के ऊपर, जाकिर नाइक जैसे को भी इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, समझा? तो गुस्सा जायज है लेकिन स्ट्रेटेजिकली रॉन्ग है। सर अभी जो हम देवबंदीज वर्सेस सूफीज़म की बात कर रहे हैं, आपने अपनी बुक में भी कई बार मेंशन किया है कि सूफीज़म में एक एट वन पॉइंट एक्सट्रीमिज्म था, बट आज जो सूफीज़म जो फॉलो करते हैं उसमें अब वो नहीं है। जो अल्ट्रा देवबंदी सेक्ट है, एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे आपको मिलेगा। नहीं तो ऐसा नहीं कह सकते अपन। देखिए, But has- सूफीज्म कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द हिंदू टेनेट्स। राइट। उस लेवल की सहिष्णुता नहीं है। लेकिन बरेलवी और सूफी में से एक भी क्लासिकल टेररिस्ट नहीं आता। लेकिन सर एक मुझे मेरा क्वेश्चन एंड कंसर्न ये है कि जैसे दरगाह जो हैं, हमने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स कई बार हमने बातें की हैं जहाँ पे जो पोस्ट रिलीजियस कन्वर्जन है, जहाँ पे ल्योर करते हैं, आपको सॉफ्टली कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम, क्योंकि दरगाह में कई हिंदूज भी जाते हैं, वो मन्नत मांगेंगे और मन्नत पूरी होगी तो हर गुरुवार को जाएंगे दरगाह पे। तो ये बट अ लॉट ऑफ दीज दरगाह श्राइन्स जो है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है इन टर्म्स ऑफ कुछ है हाँ। पर देखिए, देवबंद नाउ दिस दरगाह, दिस होल थिंग इज नॉट ए मोनोलिथ। अलग अलग दरगाह है, कुछ कट्टरवादी भी है उसमें। अब जैसे कि यहाँ पे जो कर रहे हैं ये लोग, उत्तराखंड पे ऊपर तक बना रहे हैं सब दरगाह, वो बदमाशी है उन लोगों की। मिठू मियाँ है सिंध के अंदर, हाँ, पाकिस्तान जो हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती शादी करवाता है मुसलमानों के साथ, तो वो भी बरेलवी है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्ट्रेटेजी भी कोई बात होती है कि नहीं, राइट। ये कह रहा हूँ आपसे कि क्लासिकल टेररिस्ट, सुसाइड बॉम्बर, इनोसेंट को मार देना, है ना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, इस टाइप का बरेलविज्म में नहीं निकलता है। इवन पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान में भी उनकी दरगाह तोड़ रहे हैं ये सब, उड़ाते बॉम्ब से, क्योंकि वो दैट इज अ रॉन्ग इस्लाम। हाँ, नहीं, वो ऐसा बोलते हैं कि जो दरगाह पूजा जो है, हाँ, दरगाह पूजा इट इज एन इम्पोर्ट फ्रॉम हिंदुइज्म। राइट। इट इज गुरु पूजा ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। दरगाह वाले क्या बोलते हैं कि जो रूह है, जो दफन संत की, उसकी रूह की मदद बगैर वी कैन नॉट रीच आउट टू अल्लाह, हमारी प्रेयर्स पहुंचेगी नहीं। ये लोग बोलते हैं डायरेक्ट डायलिंग करो। तो बरेलवी के अंदर भी कट्टरवाद बड़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्लासिकल टेररिस्ट अभी भी नहीं है। इनफैक्ट 2008 का जो अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट है, श्रीर ब्लास्ट, इसमें 56 क्या 59 लोग 59 मर गए। हाँ। उसके अंदर इन्होंने एक बरेलवी खींच के लाए ये लोग, ये वहां भी जैसे मालूम पड़े बॉम्ब ब्लास्ट करने भाग गया वो। इनफैक्ट वन ऑफ द टिप ऑफ वाज आल्सो गिवन बाय दैट वाज गिवन बाय देवबंदी। अच्छा, वो भी एक था। वो उसी बॉम्ब ब्लास्ट, उसी बॉम्ब सीरियल ब्लास्ट में 4 व्यक्ति जो असला लेके आए थे बॉम्बे साइड से, भरूच के अंदर वो रहे एक रात, कोई क्या। जब कैमरा ने उनकी गाड़ी पकड़ ली और वो गाड़ी की पब्लिसिटी हुई कि इस लाल कलर की गाड़ियां थी, जब उसने देखा उस आदमी ने, उसका कोई गेस्ट हाउस टाइप का था उसका, ये छोटे से गेस्ट हाउस घर के अंदर, तो वो भाग के सीधा आया अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, ये बताने के लिए कि ये लोग मेरे आ रहे थे। तो ये बड़ा शेड्स होते हैं, ये यू नॉट प्ले विद। हाँ, इट्स अ मल्टी लेवल। वो कहता है कि हाँ, मेजॉरिटी देवबंदीज आर कट्टरवादी। उसमें 2 भाग हैं, एक तो टेररिज्म को सपोर्ट करता है जो छोटा भाग है, दूसरा भाग है ये मानता है कि भाई टेररिस्ट के सपोर्ट के बगैर भारत मुस्लिम राष्ट्र बने, और एक भाग ऐसा है कि हम हमारा फॉलो करेंगे और हम मेन स्ट्रीम में रहेंगे। ये मुस्लिम प्रॉब्लम को इस तरीके से उससे प्ले करना बड़ा खतरनाक है। इट इज अ वेरी स्लिपरी स्लोप। हाँ, कर सकते हैं। you see, there is internal conversion within Muslim community. When Muslims unite, when Bareilwis and Wahhabis unite because of the fear of Hindus, then the Wahhabis are the beneficiaries, because there is internal conversion within them. Bareilwi becomes Wahhabi. Wahhabi never becomes Bareilwi. In fact, आपने कंसिडरिंग अभी इतने साल हो गए, 2 दशक से ज़्यादा हो गए, गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट फॉलोड बाय द गोधरा राइट्स, तो उसमें भी आपने भी कहा है, आप मेंशन भी है, जेंडर स्टडीज भी हुई है कि जो ट्रेन बर्निंग हुई थी दैट वाज देवबंदीज थे, एंड अनफॉर्चुनेटली द सफरिंग वाज मेजरली द बरेलवीज। हाँ, बिल्कुल 100%. करेक्ट। सो एंड वो सफरिंग 60-70% Muslims who were killed by riotous Hindu mobs were, I think, एंड वही वीडियोस दिखा कर रेडिकलाइजेशन इवेंचुअली परपेचुएट किया जा रहा है। उसमें से भी कन्वर्ट किया ना।
हाँ बरेलवी से फिर देवबंदी बनाया, देवबंदी उसको दिखा दिखा के। हाँ, राइट सो इट्स अ वेरी अगेन नेशनल Most सिक्योरिटी complex. की वेरी Most कॉम्प्लिकेटेड complex. वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट दैट ब्रिंग्स बैक देखो कोई संस्था ने इसको एड्रेस नहीं किया है, सरकार ने भी पूर्ण रूप से इसको एड्रेस नहीं किया है, हमारे जो एजेंसीज है उन्होंने भी इसको पूर्ण रूप से एड्रेस नहीं किया है। दिस नीड्स कंप्लीट अटेंशन ऑफ द नेशन। हाँ डेडिकेटेड एक वो होना चाहिए इस पर बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये क्योंकि लोगों को नहीं पता आज भी एवरीवन पेंट्स ऑल मुस्लिम्स बाय द सेम ब्रश ना अभी तो ऐसा ही हो गया ऐसा कि भाई- वो है नहीं बट सर कभी अभी थूकने के कुछ वीडियोस आते हैं, हाँ बात सही है, हाँ तबलीग जमात का एक भाग है ऐसा हाँ जो कहते हैं थूका हुआ दे देंगे, लेकिन सब ऐसे नहीं हो गए, समझो आप समझे, वैसे लोगों ने बाय करना ही बंद कर दिया उनसे। समझे आप? हाँ, वही होता है ना बाय करना बंद करेंगे इकोनॉमिक बॉयकॉट की ये सब जो कॉस्ट आएंगी इवेंचुअली यू आर गोइंग टू यूनाइट You all of said them. one thing. I'll take you further. Arya Samaj was the first Hindu movement which got a structured way of reconverting those Hindus who had left the religion, reconverting them. Correct? Before that, शिवाजी महाराज ने दो लोगों को रिकन्वर्ट किया था। हरिहर बुक्का जो थे विजयनगर के फाउंडर्स, उनको भी कोई ने रिकन्वर्ट किया था, एक स्वामी विद्यारायण थे उन्होंने किया था। समझा? उस टाइम पे भी इतना विरोध हुआ था उसका कि स्वामी विद्यारायण को ये कहना पड़ा था कि मुझे भगवान ने आदेश दिया है हरिहर बुक्का को रिकन्वर्ट करने के लिए, जब लोगों ने स्वीकारा उसको। तो दयानंद सरस्वती फाउंडर ऑफ आर्य समाज वाज द फर्स्ट पर्सन टू इवॉल्व अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ रिकन्वर्जन ऑफ मुस्लिम Hindus who had converted to other religions. Correct? Now, in a way, he was the first person to challenge Islam. इस्लाम धर्म को चैलेंज न तो शिवाजी ने किया है, दे फॉट फॉरेन इन्वेडर्स। करेक्ट इस्लाम के जो टेनेट्स है, देखो आप पहली बात आप समझो कि कुरान जो है वो 1919 में उर्दू में आई और हिंदी में आई। कुरान खुद ही अरबिक नहीं थी तब, मुसलमान खुद ही नहीं जानते थे कुरान में क्या लिखा है, समझा? तो इस्लाम वॉज फर्स्ट टाइम चैलेंज बाय आर्य समाज। उसके रिएक्शन में स्टार्ट हुआ तबलीग जमात। बराबर, आज तबलीग जमात दुनिया का सब में बड़ा वहाबी मूवमेंट है, 150 से ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है। करेक्ट और आर्य समाज करीब करीब 0 हो चुका है। आर्य समाज मंदिर जब भी जाते हो आप, कोई मुसलमान से आपको शादी करनी है, आर्य समाज वाले शादी करवा देते हैं। कोई लड़के को मुसलमान लड़के से शादी करनी है तो वो चले जाता है वहाँ, बस वही उसका एक उपयोग रह गया है। तो इस तरीके से मुसलमानों को यूनाइट करना खतरा से खाली नहीं। राइट उनकी जो लेस कट्टरवादी स्ट्रीम्स है उनको आपको यू टू एंगेज विद दैट। सर कंक्लूडिंग लास्ट वन क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट आर कंक्लूडिंग क्वेश्चन, एक ये कि टेल अस 3 थिंग्स दैट सावरकर हैड इट करेक्ट अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी व्हिच परहैप्स नेहरू एंड गांधी जी कुडंट फोरसी। उनके शायद उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था या सोच नहीं पाए इतने दूर तक जो सावरकर सोच चुके थे। देखिए, पाकिस्तान की पहली कल्पना की थी सर मोहम्मद इकबाल ने, जिन्होंने सारे जहां से हिंदुस्तान लिखा था और बाद में कट्टरवादी हो गए थे। 1930 का जो प्रयागराज की जो मुस्लिम लीग की जो अधिवेशन था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं भविष्य के अंदर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसको एक अलग मुस्लिम देश के रूप में मैं देख रहा हूँ। 1930 में कहा उन्होंने। He had foreseen today's Pakistan, more or less today's Pakistan, except हिंदू पंजाब, हिंदुस्तान वाला पंजाब है छोड़ दो तो आज का पाकिस्तान। 1932 में दूसरी गोलमेजी कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें गांधी जी भी गए थे। उसमें रहमत अली चौधरी नाम का एक गुज्जर मुसलमान था, आज के पंजाब का, हमारा जो पंजाब है वहाँ का, उसने पेपर फ्लोट किया, नाउ और नेवर। अलग देश मांगने का मुसलमानों के लिए सुनहरा मौका है, ये मौका वापस नहीं आएगा। और इस विजन को शेप दिया जिन्ना ने। ये सब पब्लिक डोमेन में, उस टाइम भी पब्लिक डोमेन में था। इट वॉज ओनली सावरकर हु कुड सी द थ्रेट, नो अदर लीडर, विच एवर पार्टी बिलोंग टू, नोबडी कुड सी दैट पाकिस्तान कैन हैपन। 1936 के अंदर जब सिंध को मुंबई प्रांत से अलग किया गया, सिंध वॉज पार्ट ऑफ मुंबई प्रांत, उस टाइम पे सावरकर ने कहा दिस इज एन एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, और पाकिस्तान की नींव डल चुकी है, करीब करीब ऐसा कहा है। और 1937 का उनका जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में जो पद ग्रहण का जो उनका वक्तव्य है, स्पीच है कर्नावती में, अहमदाबाद में, उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें यही कहा उन्होंने कि अगर हिंदू हकों का कांग्रेस की जो नीति है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, हिंदू हकों का हनन करके वो अगर नहीं रुकती है तो पाकिस्तान बन सकता है।
तो वीर सावरकर ने पाकिस्तान की भविष्यवाणी 10 साल पहले कर दी थी। पाकिस्तान हुआ उससे 10 साल पहले, करीब करीब टेक्निकली गिने तो अपन 9.5 साल पहले। दिसंबर का स्पीच है उनका 1937 का, 1937। तो वीर सावरकर इज ए ग्रेट विजनरी। चाइना, आज के चाइना का गठन हुआ 1948, करेक्ट? एंड चाइना वॉज मच वीकर टू इंडिया मिलिटरीली एज वेल एज इकोनॉमिकली। 52 में जब सावरकर ने देखा, तो 50 में तो इन्होंने हमारे से तिब्बत हथिया लिया। तिब्बत वॉज ए बफर स्टेट बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो चाइनीज राइट एट अवर बॉर्डर। 52 में देखा कि चाइनीज ए ओवरटेकन भारत मिलिट्रीली, तो वीर सावरकर ने एक नेशनल कॉल दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है भारत के लिए, और भारत को अणुशक्ति बनना चाहिए। जो भारत बना 25 साल के बाद 76 में, सावरकर ने कहा था 51, 52 में। फिर 54 में जब जवाहरलाल नेहरू पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आए, ये कहते हुए कि ये 5 सिद्धांत जो हैं, उसको भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर उसका अनुकरण करते हैं तो चैन से रह पाएंगे, समझा, और एक दूसरे से ब्रदरली भावना से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि चाइना जो हरकतें कर रहा है, उसके बाद में चाइना के साथ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करना, झुक जाना चाइना के सामने, एक खतरे से खाली नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, तुम्हारा जो पंचशील है वो है मंत्रों करने की माला, और चाइना का पंचशील है वो है सबमरीन, मशीन गन, मिसाइल, बॉम्ब। उस टाइम पे आह्वान किया उन्होंने पूरे भारत के युवाओं को कि ये सरकार, नेहरू सरकार बहुत गलत रास्ते पे ले जा रही है, हमको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बराबर 8 साल के बाद हमने कीमत चुकाई 1962 के अंदर। इस टाइप की भविष्यवाणी इन शब्दों में नहीं, परम पूज्य गुरु गोलवलकर ने भी की थी, आरएसएस के द्वितीय संचालक, और अंबेडकर ने भी की थी। All three had warned. Three diverse views. Correct. All three had warned about China, but the clearest terms, the most precise prediction was by वीर सावरकर। फिर आप देखिए भारत के साथ कैसे धोखे हुए। जब भारत का विभाजन हुआ, उस टाइम पे सावरकर ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान रहेगा, भारत चैन की नींद सो नहीं पाएगा। आज हमारे सोल्जर्स मर जाते हैं वहाँ पे, हमको मालूम भी नहीं होता, हम ध्यान भी नहीं देते। तो कितना सही उनकी भविष्यवाणी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुड बी ट्रीटेड एज रेबेल प्रोविंस एंड एनेक्स्ड बाय इंडिया एट द फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई 65 के वॉर में। हम लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थे, जाट रेजिमेंट, है ना, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने सीज फायर एक्सेप्ट करी है। अगर हम लाहौर को मिला लेते उस टाइम पे, तो पंजाब प्रोविंस हमारे हाथ में आ जाता। उस टाइम पे कट्टरवाद का प्रमाण भी नहीं था, देवबंदीज्म फैला नहीं था। देवबंदीज्म फैला है पाकिस्तान में जिया के आने के बाद, 78 के बाद। उसके पहले देवबंदीज्म इतना नहीं था, वहां पे कम था, समझा। तो हमने ये गंवा दिया मौका। 71 के वॉर में, इंडो पाक वॉर में, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और हमारे पास 93,000 सोल्जर्स थे। हमें एक बार ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी सेकंड सावरकर, लेकिन गलत अनुमान, गलत निकला हमारा, क्योंकि despite of holding 93,000 soldiers captive, Indira Gandhi could not take back POK. On the contrary, हमने 3 तहसील जीती थी सिंध के अंदर, जो बनासकांठा और भुज डिस्ट्रिक्ट को लग के, कच्छ को लग के, वो तीनों हमने तहसील वापस कर दी हमने। वहाँ हमारा राज रहा, कहते 6 महीने हमारा कलेक्टर रहा, वहाँ हमारा DSP था, समझा, राजवाद। और डर के मारे वहाँ के राजपूतों ने मदद की थी हमारे महावीर सिंह, अरे क्या नाम, कर्नल भवानी सिंह, महावीर चक्र को कर्नल भवानी सिंह जो थे, जिन्होंने ये पूरा एरिया जीता था, चाचरो बोलते हैं, उसमें मदद तो वहाँ के राजपूतों ने की थी। वो वापस कर दिया तो वो राजपूत डर के मारे यहाँ आ गए थे। 1 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ है 71 के वॉर में। जो 3 तहसील वापस दे दी, उससे जो डर फैला, वहाँ से 1 लाख हिंदू माइग्रेट करके भारत आए, क्योंकि कुछ राजपूतों ने, कुछ वहाँ पे लोगों ने, भीलों ने मदद की थी महावीर चक्र ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की, महाराजा ऑफ जयपुर, जिन्होंने वो एरिया जीता, 3 तालुका और चाचरो नाम का जो एरिया। तो कितनी गलतियां हमने की। इसके लिए हमने ये कहा है हमारी पुस्तक में कि वीर सावरकर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। ये प्रहर अगर कर रहे हैं, ये सरकार अभी प्रहर नाम की एक लेकर आई, एंटी टेरर पॉलिसी, बहुत बढ़िया है एकदम, समझे ना। मैं तो मानता हूँ कि सरकार को क्रेडिट देना चाहिए वीर सावरकर। भाई हमारी जो किताब है, जो हमने 2021 में जो छपी, वीर सावरकर द मैन हू कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, उसका जो हमारा इंट्रोडक्शन का हेडिंग क्या है, डॉन ऑफ सावरकर एरा, डॉन ऑफ द सावरकर एरा, क्योंकि 370 हट चुका था, राम मंदिर के द्वार खुल चुके थे। हमने कहा दिस इज द डॉन ऑफ सावरकर।
V. Savarkar has not got his due, and he's vilified because he's the father of India's national security. राइट एंड सर फाइनली फाइनल क्वेश्चन, वो ये जो बातें थी वो तो पार्टीशन प्री पार्टीशन और वो सब की थी, लेकिन अब 2026 में हम लुकिंग फॉरवर्ड 3 थ्रेट्स यू सी कि जो लुकिंग फॉरवर्ड विच यू नो एंड मे बी से कि अगर सावरकर होते तो वो थ्रेट्स को शायद कैसे हम लड़ पाते उन थ्रेट्स से। दी एक समय बड़ी थ्रेट जो है वो है परवर्टेड कंटेंट की, जो समय बड़ी थ्रेट है आज भारत को, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, कोई नेता भी बात नहीं कर रहा, कोई पब्लिक फिगर उसकी बात नहीं कर रहा, वो है द थ्रेट ऑफ परवर्टेड कंटेंट, पोर्नोग्राफी कमिंग ऑन phones via internet connections of children, of youth. It is the biggest cause of rapes in the country. 80% of the rape cases happening in the country, my NGO Save Culture Save World Foundation has proved that 80% of the rapes which are happening in the country are driven by content. अभी विजयवाड़ा की फिगर आई है, विजयवाड़ा नहीं सॉरी, साउथ गोदावरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, विजय जहाँ का कैपिटल विजयवाड़ा है, साउथ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, उसकी फिगर आई है 220 रेप हुए एक साल में, एक साल में 220 रेप हुए वहाँ पे। 80% जो एक्यूज थे वो 18 साल के नीचे के लड़के थे, और सभी करीब सभी पोर्नोग्राफी से प्रभावित थे। गए 8 महीने में करीबन 20 केसेस हैं जब भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो ऑफिशियल पॉर्न देखने के बाद, ज्यादातर केसेस स्लम्स में हो रहे। 15 केसेस जब बाप ने बेटी पे किया पोर्नोग्राफी देखने के बाद, और एक केस ऐसा है जहाँ एक व्यक्ति ने शराब पी के पोर्नोग्राफी देखकर अपनी माँ पे बलात्कार किया। तो परिस्थिति गंभीर, ये भारत की सबसे बड़ी थ्रेट है। वीर सावरकर होते तो ही वुड हैव पुट ए कंप्लीट बैन ऑन पोर्नोग्राफी विच इज टेक्निकली पॉसिबल। 2 AI के एक्सपर्ट मुझे मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है मावरकर साहब, आप सरकार को कन्विंस करो, एक लॉ लेके आए जो बाध्य कर दे इंटरनेट प्रोवाइडर्स को कि आपके कनेक्शन के थ्रू एक भी अश्लील फोटो जाएगा नहीं। समझा? लेकिन इससे पॉसिबल है, बोले AI से पॉसिबल नहीं है। AI का उपयोग करते थे, एक भी फोटो जाएगा नहीं। समझा? दूसरा, खाड़ी के देश सिंगापुर, जहाँ हमारे मुकाबले 5 से 15% ही आता है ये गंदगी, वो कंट्रोल हो सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो अगर हमने 2047 का टारगेट रखा है महान देश बनने का, विकसित भारत बनने का, तो मेरे मन में कोई भी शंका नहीं, या तो कोई के मन में भी शंका नहीं है कि 2047 नहीं, 2037 में हम आर्थिक महासत्ता होंगे, हम सैनिक महासत्ता होंगे, हम वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? विल इंडिया बी अ कल्चरली पॉपर नेशन? दिस वी हैव टू एड्रेस। और बॉलीवुड इसका मेन विलन है। बॉलीवुड ने सबकी सेंसिटिविटी खत्म कर दी है, समझा? और इसके मूल में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि भाई ये ड्रेस का मुद्दा क्यों उठाते हो आप? मैं एक मूवमेंट चलाता हूँ, डिग्निफाइड ड्रेसिंग फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, गरिमापूर्ण परिधान। तो ये जो लिबर्टीज आप लेते हो, इससे ही फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये चीजें होती है, समझे आप? मुझे कई लोगों ने बोला कि आप ड्रेस की बात मत करो, ये तो लेफ्टिस्ट आप पे हावी हो जाएंगे। मैंने कहा भाई डिग्निफाइड ड्रेसिंग में कैसे हो जाएंगे? मैं भारतीय परिधान नहीं बोल रहा हूँ, मैं डिग्निफाइड ड्रेसिंग बोल रहा हूँ। पैंट शर्ट भी पहनो भाई, आपका अंग नहीं दिखना चाहिए भाई, आप स्लीवलेस ब्लाउज भी पहनो, रोकेटिली ड्रेस मत हो। तो ये समय में थ्रेट है। अगर वीर सावरकर होते इस पे, वो उनका नेशन, मेरा पूरा मूवमेंट जो है अगेंस्ट पोर्नोग्राफी इज ड्रिवन बाय वीर सावरकर इंस्पिरेशन, कि मेरा देश खतरे में है, मेरे देश, मेरी बहन है, मेरे भाई बिगड़ रहे हैं, मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं उनको बचाऊं। ये मेरी भावना है, ठीक है? वीर सावरकर होते तो बैन कर देते, ठीक है? तो ये एक रहा। दूसरा आप क्या बता रहे थे? सो 2 more points. What do you think? 2 more things की जो नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए आर थ्रेट्स। एक तो आपने बोला कि पोर्नोग्राफिक द कंटेंट, दूसरी आपको क्या लगती है कि जो थ्रेट्स भारत को जो थ्रेट्स है, हाँ, एक ये है। दूसरा जो मीडिया का जो रोल है वो बड़ा खतरनाक हो गया। टीआरपी बेस्ड पूरा एक माहौल बन गया है। टीआरपी बेस्ड, कोई गलत स्टोरी चल रही है, उसकी टीआरपी ज्यादा है, तो दूसरा आदमी ये नहीं सोचेगा कि ये गलत स्टोरी है, वो उसको आगे ले जाएगा टीआरपी अर्न करने के लिए। तो ये जो पूरा जो उसमें नेशन फर्स्ट की आवश्यकता है, हमारा जो जर्नलिज्म है उसके अंदर नेशन फर्स्ट की आवश्यकता, ये भी खतरा है देश के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और तीसरा है जो मोदी जी ने इसमें काफी कंट्रोल किया है, करप्शन इन अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट पर्सनल। ये मैं नहीं कहूँगी कि बड़ा थ्रेट है ये, पर ये ऑन गोइंग थ्रेट है पूरा। क्योंकि जो आदमी पैसे दे के आएगा वो पहला काम क्या करेगा? सो आई एम इन सपोर्ट ऑफ ए, अगर सावरकर होते तो एक बड़ा लॉ लाते, समझा? और लॉ लाके सावरकर ये कहते कि भाई
जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग अपॉइंटमेंट में पैसा खाएगा उसको 20 साल की सजा हो, ये एक बनना चाहिए। तीसरा जो मैं सोच रहा हूँ सब में बड़ी थ्रेट है वो एनवायरनमेंट की है। देखिए जो एनवायरनमेंट लेके जो क्राइसिस हुई है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गए 4-5 सालों में, वो एक एनवायरमेंटल डिजास्टर की ओर संकेत डालती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सावरकर होते तो एक माउंटेन डेवलपमेंट पॉलिसी लाते, मैंने इसकी बात की है पहले, जिसका बेस ये होना चाहिए कि एक भी झाड़ विदाउट जस्टिफिकेशन काटा नहीं जाएगा। तो डेवलपमेंट के नाम पे जो एक अभी चल रहा है मामला, वो भारत की बहुत बड़ी थ्रेट है। और करप्शन भी आप देखिए कि एक कंपनी है जिनको मैं जानता हूँ, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ उनसे, वो कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी लेके आई है जो आरडीएफ होता है। आरडीएफ समझते हो? प्लास्टिक और जो कोई काम का नहीं है, जो डीग लगे हैं काहे के इसके गार्बेज के जो डीग लगे हुए हैं पूरे भारत के अंदर, वो क्या है? दैट इज आरडीएफ। ज्यादातर समझे आप? तो आरडीएफ में से इंपोर्टेड क्वालिटी का कोल सब्स्टिट्यूट बनाने का काम एक कंपनी ने किया है। आरडीएफ में से इंपोर्टेड क्वालिटी कोल सब्स्टिट्यूट बनाने का काम किया। कितना बड़ा काम है! मतलब आपका ये जो ढीग लग रहे हैं उसको आप वाइप आउट कर सकते हो कुछ सालों में। अब वो कंपनी कोई को रिश्वत देती नहीं है, और रिश्वत है ही नहीं, क्योंकि वो तो कंपनी को चार्ज भी नहीं करती। वो तो बोलती है आप मुझे हमको जगह दे दो बस प्लांट डालने के लिए, बस बाकी हम कर लेंगे सब। मतलब उसमें से जो हम पोल से बनाएंगे वो हम ही खुद ही बेचेंगे उसको। हाँ, कोई उनको गुजरात में थोड़ा उनका काम आगे बढ़ा है, बाकी कोई जगह उनको एसेट करने को तैयार नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है उसके अंदर। समझा? राइट। तो अभी श्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसा खाया जाता है उसको कंट्रोल करने का बड़ा काम किया है नेशनल लेवल के ऊपर, समझा ना, सेंटर में। लेकिन अभी भी चल रहा है वो, स्टेट्स में चल रहा है, कई स्टेट, नॉट ऑल, कई स्टेट्स के अंदर। तो ये खतरा है बड़ा। सावरकर का नेशन फर्स्ट प्रिंसिपल ही ऐसा है कि उसको आपने लागू किया तो आपको रिजल्ट मिलने ही वाला है। उनका जो नेशन फर्स्ट है वो कैसा है? वो नेशन फर्स्ट ये है कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरे देश को नुकसान होगा। आज का जो नेशन फर्स्ट है उसके अंदर ये है कि हम कहीं ना कहीं हमारा फायदा देख रहे हैं। इसमें इस नेशन फर्स्ट में ये है कि भले आपका नुकसान हो जाए, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए मोदी जी ने करप्शन रोकने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। पोस्टिंग ट्रांसफ़र को पूरा उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया है, उसमें पैसे चलते थे फिर वो नहीं चलते दिल्ली के अंदर। ठीक, फिर परचेस के प्रोक्योरमेंट के अंदर भी काफ़ी कुछ उन्होंने रिफॉर्म किया है। मैं मानता हूँ कि जो ये स्टेप्स लिए हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी को उपयोग करके करप्शन को रोकने के, उसकी वजह से भारत करीबन हर साल के 2 से 4 लाख करोड़ रुपए बचा रहा होगा। ह्यूज अमाउंट, ऐसा मेरा मानना है। राइट। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन मेरा हाँ, नहीं, बिकॉज डीबीटी बधु ये सब जो हो गया, किताबें जो लिखी है मैंने मोदी जी के गवर्नेंस पे, उसमें मुझे लगता है कि 2 से 4 लाख करोड़ रुपए भारत बचा रहा है। ठीक है, लेकिन स्टेट्स में परिस्थिति वैसी नहीं है। वो जहाँ तक ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा चलता रहेगा वहाँ तक भारत महान देश नहीं बन सकता। मनी इज द मोटिवेटिंग फैक्टर। ट्रांसफर पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट और टिकट का पैसा, पार्टी के टिकट दिलवाने के भी पैसे लोग लेते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि करप्शन हर टाइप का खराब है, लेकिन ये जो करप्शन है ये इट ब्रीड्स फर्दर करप्शन। राइट। जो आदमी पैसे दे के टिकट लेगा पार्टी की, वो क्या करेगा? जो आदमी पैसे दे के नौकरी लेगा या पोस्टिंग लेगा, वो पहले काम क्या करेगा? आप समझे? राइट। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने भी ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में बहुत बड़ा काम किया यूपी के अंदर। विष्णुदेव साई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अच्छे स्टेप्स लिए। बाकी वहाँ पे तो ये हालत थी कि एक पोस्टिंग के 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए लोग लेते थे। बिग अमाउंट, करेक्ट। मतलब बड़ा ये मतलब अच्छा, ये जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं ये अग्नि परीक्षा से निकला हुआ, मैं सिर्फ एक बोध पाठ नहीं दे रहा हूँ, एक बोध नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद इस परीक्षा में से निकला हुआ हूँ। समझा आप? कि जहाँ मेरे पास कोई अप्रोच हुआ हो और मैंने इसको निकाल दिया हो, समझो आप, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 1-2 बार ही हुआ है। मेरा नेचर लोग जानते, तो कोई आता नहीं था मेरे पास कभी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक मेरा खुद का एक संशोधन है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा, जो पैसा चलता है उसको बंद करना चाहिए। और वीर सावरकर होते अगर एक स्ट्रॉन्ग लॉ लेके आते जहाँ वो कहते कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे ले गया उसको 10 से 20 साल की सजा होगी।
Right. Thank you so much, sir, for joining us today. I And also thank you for having me, and I must congratulate you for the objectives which you set for yourself जी in sir. pamphlet, जी which sir. is bringing a saner voices to the discourse, है ना? Because this narrative war is harming the country. जी sir. We have to rise up. My book, My Day of Nation First, is about rising over narrative wars to address nation's burning issues and find solution. Right. Take the step back for yourself to put the nation first. Then I told you about environment also. Environment also, we are very delicately placed. What has happened in the Himalayan states, particularly Uttarakhand and Himachal Pradesh in the last 2 years, it is very alarming. And at Savarkar been there, he would have brought a mountain development policy based on the fact that not a single tree will be cut without justification. जो भी लैंडस्लाइड्स हो रही है अभी, ये ट्री कटिंग से हो रही है. आप रोड बना रहे हो, ट्री कट कर रहे हो, या आप टनल बना रहे हो, आप ट्री कट कर रहे हो. तो एक माउंटेन डेवलपमेंट पॉलिसी आनी चाहिए अगर हमें एक एनवायरमेंटल डिजास्टर से बचना है तो फ्यूचर. और सावरकर होते तो वही करते. जी सर. I think we need another Savarkar to take us to the night 2047. इसका सावरकर के पास नेशन फर्स्ट है. नेशन फर्स्ट की ऐसी ताकत है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, पर आपके पास अगर प्रिंसिपल है नेशन फर्स्ट का, तो आप देश का कोई भी काम कर सकते. Correct. उसके अंदर ऐसी ताकत है, उसके अंदर वो ऐसी भावना देता है, ये भावना पैदा करता है अपने मन में कि हर एक नागरिक मेरे देश का मेरा भाई या बहन है. अगर वो बिगड़ रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, वो नुकसान देश का नुकसान है, मेरा नुकसान. तो नेशन फर्स्ट जो सावरकर का है, उसको आप उसको अप्लाई करते हो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है. लेट मिलेगा लेकिन परमानेंट मिलेगा. जी सर. On that note, thank you so much, sir. थैंक यू.